नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका खबरदार में। आइए सबसे पहले खबरों को खबरदार के लेंस से हम देख लेते हैं। क्या अब आपके इलाके में नाइट लॉकडाउन और कोरोना से जुड़े प्रतिबंध सख्ती से लागू होने वाले हैं? सब सोच रहे हैं कि 2022 की शुरुआत कहीं उसी तरह तो नहीं होगी जिस तरह 2020 की शुरुआत हुई थी। आज ओमिक्रॉन वाली आशंकाओं की जमीनी सच्चाई समझना आपके हमारे लिए बहुत जरूरी है। हम आपको बताएंगे कि तीसरी लहर की टाइमिंग क्या है, फरवरी में अगर पीक आया तो अब तक के रिसर्च के अनुसार क्या हो सकता है। ओमिक्रॉन के केस पकड़ने के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग का सहारा है, लेकिन फैलते संक्रमण के बीच बड़े पैमाने पर जीनोम सीक्वेंसिंग कितनी कठिन है, ये लैब रिपोर्ट की मदद से हम बताएंगे आपको ओमिक्रॉन से रिकवर होने वाले मरीज से मिलवाएंगे। वो खुद आपको बताएगा कि उसे ओमिक्रॉन संक्रमण के बाद क्या महसूस हुआ, उसने किस तरह से रिकवरी की, उसके लक्षण क्या थे, उपचार क्या हुआ, और उसके साथ ही लेंसेट के उस रिसर्च को भी समझना होगा हमें, जिसमें यह दावा किया गया है कि एस्ट्राजेनेका और कोविशील्ड के नाम से लगाई जा रही ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन का असर दूसरी डोज लगने के 3 महीने बाद कम होने लगता है। इस रिसर्च की रोशनी में हम तमाम मौजूदा वैक्सीन की शक्ति और बूस्टर डोज से जुड़ी व्यापारिक आशंकाओं का भी पूरा विश्लेषण करेंगे। तरह तरह की चिंताजनक खबरों के बीच हमारे देश के लिए शुभ समाचार यह है कि भारत ने सतह से सतह पर मार करने वाली प्रलय मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है। यह मिसाइल 150 किलोमीटर से 500 किलोमीटर तक के लक्ष्य को ध्वस्त कर सकती है। आज सुबह करीब 10:30 बजे एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से इस मिसाइल को लॉन्च किया गया और ये सभी पैमानों पर खरी उतरी। दुश्मनों पर काबू पाने के लिए भारत का ये एक और महत्वपूर्ण हथियार है। इसके साथ ही पाकिस्तान के खराब समय का विश्लेषण भी हम करेंगे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने स्वीकार कर लिया है कि पाकिस्तान ने मुशर्रफ के दौर में डॉलर के लिए अफगानिस्तान में आतंक के विरुद्ध कथित युद्ध में अमेरिका का साथ दिया था। पाकिस्तान की सत्ता डॉलर के लिए सुपर पावर के चरणों में गिर गई थी। ये भी देखिएगा कि पाकिस्तानी दूतावासों के सोशल मीडिया हैंडल्स भी कैसे पाकिस्तान को एक्सपोज कर रहे हैं। और शुरू में ही आपको एक्स्ट्रा खबरदार आइए हम कर देते हैं। दुनिया का पहला एसएमएस 91,36,000 रुपए में बिक गया। यह एसएमएस 3 दिसंबर 1992 को सॉफ्टवेयर डेवलपर नील पेपवर्थ ने वोडाफोन ग्रुप के कर्मचारी रिचर्ड जार्विस को भेजा था। इस संदेश में लिखा था मेरी क्रिसमस, यानी मैसेज के 2 शब्दों में मौजूद हुए कैरेक्टर करीब 29 साल बाद 6,52,000 रुपए में बिके। अब ये रकम संयुक्त राष्ट्र को शरणार्थी कल्याण के लिए दे दी जाएगी। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर देश अगर अब भी खबरदार नहीं हुआ तो कहीं बहुत देर ना हो जाए। अब चाहे तो आप इसे मौजूदा स्थिति की धमकी समझें या चेतावनी, लेकिन सच्चाई बिल्कुल यही है कि भले ही आप क्रिसमस और न्यू ईयर पर जश्न के मूड में हो, लेकिन ओमिक्रॉन दुनिया को बख्शने के मूड में बिल्कुल नहीं है। हमारे देश में ओमिक्रॉन संक्रमण के मामलों की संख्या बढ़कर 229 हो गई है। देश के कुल 14 राज्यों में अब तक ओमिक्रॉन के केस आ चुके हैं, जहां ओमिक्रॉन संक्रमण के केस इस समय आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, कुल 224 हम दिखा रहे हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में दिल्ली और महाराष्ट्र शामिल हैं। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 11 नए केस मिले और अब इस वेरिएंट से संक्रमित कुल 65 मरीज हो चुके हैं। दिल्ली में 57 केस हैं, जम्मू में ओमिक्रॉन के 3 केस आ चुके हैं। तो यह हो सकता है कि आप अब भी ये सोचकर ज्यादा लोड नहीं ले रहे हो कि 200 कैसी तो हैं, फिर इतना डर क्यों फैलाया जा रहा है। लेकिन कई बार डरना जरूरी होता है, क्योंकि डर के आगे ही जीत होती है। और ओमिक्रॉन से डरने का सबसे बड़ा कारण इसके फैलने की रफ्तार है। खतरे की बात यह है कि हमारे देश में ओमिक्रॉन संक्रमण के पहले 100 मामले सिर्फ 15 दिन में मिले, लेकिन 100 से 200 मामले सिर्फ 5 दिन में हो गए। देश में 2 दिसंबर को ओमिक्रॉन का पहला केस मिला था और 14 दिसंबर को यह आंकड़ा 50 को पार कर गया। 17 दिसंबर को 100 हो गया, महज 4 दिन में डबल हो गए। 21 दिसंबर को 200 के पार, यानी 5 दिन में मामले दोगुने। ओमिक्रॉन की तेज रफ्तार को देखकर एक्सपर्ट्स इस परिणाम पर पहुंचे हैं कि नया वेरिएंट ओमिक्रॉन पुराने डेल्टा वेरिएंट से 3 गुना तेजी से फैल रहा है। ओमिक्रॉन संक्रमण की तेजी का अंदाजा आप आंकड़ों से लगाते हैं। भारत में ओमिक्रॉन का पहला केस 30 जनवरी 2020 को आया और एक केस में से 2 केस पहुंचने में 50 दिन लगे। लेकिन ओमिक्रॉन का पहला केस 2 दिसंबर को आया और उसे 200 का आंकड़ा पार करने में सिर्फ 20 दिन लगे हैं। हमारा उद्देश्य आपको डराना बिल्कुल नहीं है, बस आने वाले खतरे से आपको खबरदार करना है, क्योंकि क्रिसमस न्यू ईयर आने वाला है, जिसके मास सेलिब्रेशन
ओमिक्रॉन के लिए सुपर स्प्रेडर इवेंट सिद्ध हो सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इसे लेकर एक हाई लेवल समीक्षा बैठक करने वाले हैं। मतलब अब सरकार और सिस्टम भी अलर्ट मोड पर आ चुके हैं और सब अलर्ट मोड ऑन कर चुके हैं। अगर जो केसेस कल यूके में हुए हैं, अगर हम उसको पॉपुलेशन के बेस पे लें तो ये 14 लाख केस होंगे भारत की पॉपुलेशन पे, अगर हम उसको लगाएं। माना कि एक दिन में 14 लाख ओमिक्रॉन केस आने की बात थोड़ी अतिशयोक्ति लगती है, लेकिन एक बात तो कंफर्म है कि ब्रिटेन और अमेरिका की तरह भारत में भी ओमिक्रॉन की लहर जल्द ही दस्तक दे सकती है, क्योंकि जिस तरह से ओमिक्रॉन के केस बढ़ रहे हैं उसकी रफ्तार कभी भी तेज हो सकती है। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन वेरिएंट के केसेस बढ़कर 65 हो चुके हैं। ट्यूसडे के दिन में 11 नए केसेस सामने आए हैं। 65 में से 31 केसेस जो हैं वो एक्टिव केसेस हैं। कल जो 11 लोग ओमिक्रॉन के लिए संक्रमित पाए गए उसमें 11 महीने की बच्ची और 6 साल का लड़का भी शामिल है। इन दोनों को छोड़कर बाकी सभी संक्रमित जो लोग हैं वो वैक्सीनेटेड थे, ऐसा बीएमसी का कहना है। मुंबई एयरपोर्ट पर ओमिक्रॉन को लेकर के जिस तरह की तैयारी पुख्ता की गई है उसमें जो स्क्रीनिंग की जा रही है और कोविड पॉजिटिव अगर पेशेंट्स आते हैं तो उनको क्वारंटाइन किया जा रहा है। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए इन पॉजिटिव पेशेंट्स के जो सैंपल्स है वो उनके घर से कलेक्ट किए जाते हैं, उसके बाद टेस्टिंग के लिए भेजे जाते हैं, जिसके बाद से आप कह सकते हैं कि इंटरनेशनल ट्रैवल के चलते अगर किसी भी तरीके के वेरिएंट बढ़ने का या शहर में आने का खतरा है उसे एयरपोर्ट पर ही रोकने की पूरी तैयारी की जा रही है। महाराष्ट्र में क्रिसमस और न्यू ईयर के जश्न पर ओमिक्रॉन का ग्रहण पहले ही लग चुका है। मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में धारा 144 लागू है और अब बच्चों में ओमिक्रॉन संक्रमण के बाद महाराष्ट्र में एक बार फिर से स्कूल बंद करने पर विचार शुरू हो गया है। स्कूल को लेकर बंद को लेकर आपने नहीं बताया क्योंकि केसेस आप देख रहे हैं। नहीं, आपको पता है जैसे आपको पता है कि नवी मुंबई की घटना हो गई, वहाँ पे स्कूल 10-15 दिन के लिए बंद कर दिया गया। लेकिन इस तरह से कोई ज्यादा अगर खुशी होती है तो अकॉर्डिंग टू निर्णय लिए जाएंगे। महाराष्ट्र के बाद ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा 57 केस दिल्ली में आए हैं, यानी दिल्ली भी ओमिक्रॉन की हॉटस्पॉट है, जहां कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। रविवार को करीब 6 महीने बाद दिल्ली में एक दिन में आने वाले केस 3 अंकों में पहुंचे हैं। दिल्ली के बाजारों में अब नो मास्क नो एंट्री का नियम लागू होगा। इस वक्त हम कनॉट प्लेस में मौजूद हैं। डीडीएमए ने जो नए आदेश जारी किए हैं उसका असर भी देखने के लिए मिल रहा है। नो मास्क और नो एंट्री पहले से ही प्रभावी था, लेकिन अब खास तौर से जो एसोसिएशन है उन्होंने जोर देना शुरू किया है, क्योंकि इस जहां हम मौजूद हैं वहां पर बड़े बड़े रेस्टोरेंट हैं, बार हैं और खरीदारी करने के लिए भी लोग यहां पर बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। ऐसे में क्या स्टाफ को भी वैक्सीनेटेड किया गया है, ये बताइए। मार्केट एसोसिएशन की तरफ से क्या तैयारी है नए साल के लिए? सर, हमारा सारा स्टाफ जितना भी है सारा डबल वैक्सीनेटेड है और कोविड प्रोटोकॉल्स के लिए बिल्कुल भी ढिलाई नहीं ली जा रही। हम ये नहीं कि अब कम हो गया तो हम कम कर दें, ऐसा कुछ भी नहीं है। एसोसिएशन ने फिर से सबको हिदायत दे दी है कि आप सतर्क हो जाएं कि तीसरी वेव वगैरह ना आ जाए। महाराष्ट्र और दिल्ली ही नहीं बल्कि तमाम राज्य सरकारों ने ओमिक्रॉन से अलर्ट मोड को ऑन कर दिया है। केंद्र सरकार ने बाकायदा एडवाइजरी जारी करके निर्देश दिए हैं कि अगर एक हफ्ते में 10% से ज्यादा टेस्ट पॉजिटिव आते हैं तो नाइट कर्फ्यू जैसे कदम उठाए जाएं। शादी समारोह, अंतिम संस्कार और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भीड़ को नियंत्रित करने के उपाय किए जाएं। सभी राज्यों में जल्द से जल्द 100% वैक्सीनेशन का लक्ष्य हासिल करने में तेजी लाई जाए। टेस्टिंग और सर्विलांस बढ़ाने के अलावा अस्पतालों में सुविधाएं बढ़ाने जैसे जरूरी कदम उठाए जाएं। यानी अब वक्त आ चुका है कि ओमिक्रॉन को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया जाए। लेकिन सिर्फ सरकार के चाहने से ओमिक्रॉन के खिलाफ युद्ध नहीं जीता जा सकेगा। सिस्टम और समाज को भी गंभीरता दिखानी पड़ेगी, जो फिलहाल नहीं दिख रही है। समय हम मौजूद हैं लखनऊ के ही एक सिविल हॉस्पिटल में। वहाँ की स्थिति को यूपी तक दिखाएगा आपको। आपने मास्क नहीं लगाया है। ये डॉक्टर्स यहाँ के जो है वो भी मास्क नहीं लगाए। हमने हालांकि जब यहाँ पर मास्क की मांग की है तो इनसे हम पूछते हैं क्या मास्क है कि मैडम मास्क है? मास्क है मैडम? मास्क लेने भेजा है कर्मचारी को। ले यहाँ पर मास्क की व्यवस्था नहीं है
और लोगों पब्लिक में जहां तक सोशल डिस्टेंसिंग की बात है नहीं है, लोग एक दूसरे के साथ बराबर से खड़े हुए हैं। ये सच है कि क्रिसमस और न्यू ईयर पर फ्रेंड्स और फैमिली के साथ गेट टुगेदर कौन नहीं करना चाहेगा। कौन चाहेगा कि वो जश्न के मौके पर घर में बंद रहे। 2021 जाने वाला है, लेकिन कोविड-19 नहीं गया है। यही सच है और इसका सामना हमें करना है। गुजरात में ओमिक्रॉन के अब तक 14 मामले सामने आए हैं। वैसे में नए साल के जश्न को लेकर राज्य सरकार किसी भी तरह की ढील बरतना नहीं चाहती है। यही वजह है कि जो 8 शहरों में रात्रि कर्फ्यू लगाया गया था, उस रात्रि कर्फ्यू को 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया गया है। यानी लोग नए साल के जश्न के लिए अब सड़कों पर रात के वक्त नहीं निकल पाएंगे। कैमरामैन उज्जवल ओझा के साथ गोपी गांगर, अहमदाबाद, आज तक। जी हाँ, डरना ओमिक्रॉन से जरूरी है। एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, दिल्ली के सरोजनी नगर मार्केट की ये तस्वीर है और आपको समझ में आएगा। देखिए ये भीड़ है, आप कैसे इस तरह से घूम सकते हैं जब कोरोना का खतरा हमारे देश पर मंडरा रहा है। डेल्टा से ज्यादा खतरनाक ओमिक्रॉन से हम डर रहे हैं। ओमिक्रॉन बहुत तेजी से हमारे देश में फैल रहा है और दिल्ली का ये सरोजनी नगर मार्केट है जहां पर लोगों को बिल्कुल परवाह नहीं है इस बात की। हमारे देश में भले ही अभी ओमिक्रॉन संक्रमण के मामलों ने 200 का आंकड़ा पार किया हो, लेकिन ओमिक्रॉन कितना तेजी से फैल सकता है इसका अंदाजा अमेरिका और ब्रिटेन लगा चुके हैं, जहां ओमिक्रॉन ने डेल्टा वेरिएंट पर बढ़त बना ली है। इसके बाद इन दोनों देशों में आने वाले ज्यादातर केसेस ओमिक्रॉन वेरिएंट के ही हैं। दक्षिण अफ्रीका में तो ओमिक्रॉन से कोरोना की नई लहर पैदा हो चुकी है और अब भारत में भी तीसरी लहर की भविष्यवाणी हो चुकी है। एक्सपर्ट्स के अनुसार हमारे देश भारत में तीसरी लहर का आना तय है, बस इसका कितना असर होगा यह हमारे आचरण से ही हम खुद तय करेंगे। दक्षिण अफ्रीका में आ चुकी है, अमेरिका में आ चुकी है, ब्रिटेन में आ चुकी है, इजराइल में आ चुकी है और अब भारत में आना भी पक्का है। अब यह तय पाया गया है कि ओमिक्रॉन ही भारत में तीसरी लहर का कारण बनेगा। मैं तो पहले से ही बोल रहा हूं कि अगर जो हम अब एक्ट नहीं करेंगे, अगर जो ये फैल गया उस टाइम एक्ट करने का फायदा उतना पूरा नहीं होगा। तो जो भी कुछ करना है अभी करना है कि इसको हम, जैसे आपने देखा था कि पहली वेव में लॉकडाउन के माध्यम से जो प्राइम मिनिस्टर ने एकदम एक्शन लिया, जो अच्छा एक्शन था, उससे ये पहली वेव जो है वो कंट्रोल में आ गई। पर उसकी वजह से इकोनॉमिक कंडीशंस बहुत खराब हुई। तो सेकंड वेव में इकोनॉमिकली मतलब वो जो थी एक्टिविटी को ना रोकने के लिए लॉकडाउन वगैरह नहीं किया गया, पर वो 4 लाख तक पहुंच गई पर डे। अब हम ये चाहते हैं एज मेडिकल प्रोफेशनल्स कि इसको सीरियसली लिया जाए और सीरियसली लेने के लिए पब्लिक को एहसास होना चाहिए, क्योंकि 3 तरफ की लड़ाई है। एक है गवर्नमेंट क्या रेगुलेशन बनाएगी और गवर्नमेंट ने ऑलरेडी इस पे चर्चा शुरू कर दी है। दूसरा, पब्लिक क्या करेगी। पब्लिक अगर जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझेगी तो यकीनन बहुत प्रॉब्लम आएगा हिंदुस्तान को। कोरोना की तीसरी लहर अब ज्यादा दूर नहीं है। आईआईटी कानपुर और आईआईटी हैदराबाद की ज्वाइंट स्टडी में इसकी भविष्यवाणी की जा चुकी है, जो अन्य देशों में ओमिक्रॉन के फैलने के ट्रेंड पर आधारित है। इसमें दावा किया गया है कि तीसरी लहर के दौरान फरवरी के अंत तक देश में 1,50,000 से 1,80,000 डेली केस सामने आ सकते हैं। हालांकि ओमिक्रॉन से आने वाली तीसरी लहर इतनी घातक नहीं होगी जितनी डेल्टा वेरिएंट से आई दूसरी लहर थी। अनुमान यह भी लगाया जा रहा है कि तीसरी लहर के पीक पर पहुंचने के बाद डेली केस तेजी से नीचे आने शुरू हो जाएंगे। अंदाजा यह भी है कि तीसरी लहर के दौरान ओमिक्रॉन संक्रमण के केस तो बढ़ेंगे, लेकिन अस्पताल में भर्ती होने की दर बेहद कम होगी। ऐसा वैक्सीनेशन की वजह से होगा। You have totally lost any vaccine protection, and the natural immunity due to prior exposure to Delta is eroding very quickly. We foresee a peak of something like 1.5 to 1.8 lakh cases per day happening somewhere towards the end of February.
तो गनीमत की बात यह है कि भारत में ओमिक्रॉन की वजह से कोरोना की तीसरी लहर तो आएगी, लेकिन इसमें डेली केस पहली लहर से दुगने और दूसरी लहर से आधे ही आएंगे। पहली लहर की पीक के दौरान भारत में कोरोना के एक दिन में सबसे ज्यादा 93,337 नए केस 19 सितंबर 2020 को दर्ज हुए थे, जबकि दूसरी लहर की पीक के दौरान भारत में एक दिन में 4 लाख से भी ज्यादा केस रिपोर्ट हुए थे। और अब तीसरी लहर की पीक में दैनिक मामलों का आंकड़ा 1,80,000 तक पहुंचने का अनुमान है। अनुमान यह भी है कि तीसरी लहर जितनी तेजी से आएगी उतनी तेजी से चली भी जाएगी। ये नतीजा दक्षिण अफ्रीका में ओमिक्रॉन की लहर से निकाला गया है। दक्षिण अफ्रीका में नए कोरोना मामलों की संख्या 3 सप्ताह में चरम पर जाने के बाद गिरनी शुरू हो गई है। वहां कोरोना के मामलों की औसत संख्या 15 दिसंबर को लगभग 23,000 के पीक स्तर पर पहुंची थी। इसके बाद अब दक्षिण अफ्रीका में औसत संख्या 20,000 से नीचे आ गई है। दक्षिण अफ्रीका में नई लहर के पीक पर कोरोना से डेली डेथ का आंकड़ा भी औसतन 50 से नीचे ही रहा। दक्षिण अफ्रीका के मॉडल के आधार पर ही वैज्ञानिक भारत में भी तीसरी लहर की टाइमिंग को लेकर दावा कर रहे हैं। In fact, it will be a very, very sharp peak, very quick rise followed by very sharp decline. We can look at South Africa as a model. Now, if you remember, we all of us first heard about the Omicron variant on November 26th when Dr. Coetzee from South Africa announced this variant. Already by December 14th, the number of cases had peaked in South Africa. That means that they had peaked in just under 3 weeks. And now the number of daily cases in South Africa is 33% lower than the peak. So that means a sharp drop in cases in just 1 week's time from the peak. भारत में अभी कोरोना के डेली केस 7,500 के आसपास हैं, लेकिन एक्सपर्ट चेतावनी दे रहे हैं कि जैसे ही ओमिक्रॉन डेल्टा की जगह लेने लगेगा, ये आंकड़ा तेजी से बढ़ेगा और यही कोरोना की तीसरी लहर का कारण बनेगा। स्नेहा मोरदानी के साथ आज तक ब्यूरो। ओमिक्रॉन को लेकर अभी भी कई तरह के कंफ्यूजन हैं, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि इसके संक्रमण से लोग गंभीर रूप से बीमार नहीं पड़ रहे हैं, ये बात तय। दिल्ली में ओमिक्रॉन से संक्रमित पहला व्यक्ति ठीक हो चुका है। रांची के रहने वाले साहिल ठाकुर के तौर पर दिल्ली में ओमिक्रॉन का पहला केस दर्ज किया गया था, जिन्हें अब अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है। आज तक ने ओमिक्रॉन के पहले मरीज साहिल ठाकुर से ओमिक्रॉन के असर को लेकर बातचीत की, जो अपने आप में ओमिक्रॉन की पहली केस स्टडी है। साहिल, अगर आप हमें बता पाए, आप कहां गए थे, किस तरह से ये वायरस से इन्फेक्ट हुए, क्या पॉसिबिलिटीज लग रही हैं आपको? वही सर, मैं दुबई गया था, वहाँ से वापस आया। कितनी तारीख को आप गए थे, अगर थोड़ा जी भाई अराउंड 21-22 को गया था, वापस आया, 10-12 दिन वहाँ रहा था। 6 को मेरा नेगेटिव अपना पॉजिटिव रिजल्ट आया, वहाँ से करा के मैं आया था। वहाँ दुबई में इट वाज नेगेटिव, तो 3 दिन के अंदर अंदर यहाँ आया तो वो पॉजिटिव हो गया। अभी मैंने ऑन द वे किया, फ्लाइट में ट्रांसमिट किया, एयरपोर्ट पे ट्रांसमिट किया, मुझे नहीं पता, बट समवेयर किया उसी बीच में। तो यहाँ वापस आया तो 6 को जब हुआ तो होम आइसोलेशन पे गया। तो 3-4-5 दिन घर पे आराम से रूम में रहा। उसके बाद गवर्नमेंट का फ़ोन आया कि आप ओमिक्रॉन वेरिएंट हैं, आपको शिफ्ट किया जाएगा LNJP। तो गवर्नमेंट लेने आई नीचे को, स्कॉट किया उन्होंने 2 PCRs के साथ LNJP। वहाँ से ये 12th को 11th को कॉल आया, 12th को मॉर्निंग में 8:30 पे उन्होंने कॉल्स करने चालू कर दिए कि हम नीचे खड़े हैं। I think by 10:30 AM I was at the hospital. Okay. तो बस वहाँ से फिर 3-4 दिन वहाँ पे रहा। ठीक था, not that bad of an experience. थोड़ा सा मेंटली चैलेंजिंग था, मैंने पहले भी यही सेम चीज़ बोली थी, बिकॉज ऑफ सिंस all the sick people are there with you and you don't feel sick. क्या एक्सपीरियंस था, क्या सिम्टम्स थे आपके अंदर, किसी तरह की कमजोरी थी? जिस तरह से हमने सेकेंड वेव में देखा था, जब नया वेरिएंट डेल्टा को लेके हुआ था, तो लोग बहुत परेशान हो रहे थे। आपका एक्सपीरियंस क्या रहा ओमिक्रॉन में? सर मुझे पर्सनली कोई सिम्टम्स नहीं है। अगेन आई वुड से दिस अगेन, बॉडी टू बॉडी वेरी करता है। मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। आई वाज लकी इनफ कि मेरे को कोई इफेक्ट नहीं हुआ। मुझे छू के चला गया शायद, बिकॉज मेरा जो वायरस काउंट होता है वो भी बहुत ज़्यादा नहीं था जब मेरा टेस्ट आया था। इट वाज आई थिंक 26-27, तो विच इज़ मॉडरेट। तो मुझे तो नहीं हुआ, मुझे बाकी को नहीं पता, बट मुझे ये पता उस हॉस्पिटल में जितने लोग थे उनको भी मेजॉरिटी को कोई सिम्टम नहीं थे।
ट्रांसमिशन रेट को लेके कई सारे सवाल हो रहे हैं। आपके साथ घर में 3 और लोग रहते हैं, क्या उनको किसी तरह की दिक्कत हुई? उनका ओमिक्रॉन मतलब कोविड टेस्ट कराया आप लोग? मैं एक्चुअली सैटरडे को वापस आया था, लाइक आई सेड। संडे को मैं अपने 2-3 फ्रेंड्स से मिला था, आई कॉल्ड देम होम। मेरा ग्रुप है 4-5 दोस्तों का, तो वो भी मेरे घर आए थे, वो भी मुझसे मिले, और मेरे दोस्त लोग, मेरे फैमिली तो मुझसे मिली ही थी। तो किसी को भी सबने, बिकॉज जस्ट टू बी श्योर, सबने अपना टेस्ट कराया तो सब नेगेटिव आए हैं। क्या आपने वैक्सीनेशन ले रखा था? क्योंकि ये बहुत बड़ा फैक्टर सामने आ रहा है। डबल वैक्सीनेटेड हूँ सर मैं। आई टुक माई सेकेंड वैक्सीनेशन 9 जून को, कोवैक्सीन। ओके जी। तो जो ट्रैवल हिस्ट्री है आपकी, उसमें कहीं कुछ लगा कि आप दुबई गए, दुबई से किसी और कंट्री भी गए थे, या फॉरेन नेशनल से वहाँ मिले थे? फॉरेन नेशनल से तो मिला था, बिकॉज सिंस देयर आर मेनी पीपल देयर, वहाँ पे वो पूरा हब है, हर नेशनैलिटी से लोग वहाँ आते हैं टू कैरी ऑन देयर बिजनेस, टू सर्च फॉर प्रॉस्पेक्ट्स एंड एवरीथिंग। तो मिला तो मैं बहुत लोगों से था, बट अभी ये नहीं पता किससे क्या हुआ। बट मैं दिल्ली दुबई डायरेक्ट गया था, दुबई दिल्ली वापस डायरेक्ट आया हूँ, तो मैं कोई ऐसा किसी और जगह पे वाया नहीं गया जिससे कि मुझे कुछ हो। बट भाई बहुत लोगों से मिला है, बहुत लोगों से, तो हो सकता है किसी न किसी से मैंने कैच कर लिया हो। जी, जो लोग, कई लोग अभी ओमिक्रॉन को लेके बहुत क्यूरियस हैं कि है ना, तो उनको क्या कहना चाहेंगे आप अपने एक्सपीरियंस के साथ? सर, कहना यही चाहूँगा कि इफ इट ऑल दिस इज माइल्ड, हमने हर जगह देखा है कि शायद ट्रांसमिशन जल्दी होता है, बट ये माइल्ड है, स्टिल दिस इज कोविड। अगर कोविड है तो आपको आइसोलेट करना है, अगर कोविड है तो आपको मास्क पहन के रखना ही है। बिकॉज अगर आपको कुछ नहीं है और आपको पता नहीं है, तो आप इसको और आगे आगे कहीं भी स्प्रेड कर सकते हो। बिकॉज मुझे नहीं पता था ना, मुझे पता लगता अगर मैं टेस्ट ना कराता तो आप कहीं भी इसको स्प्रेड तो कर ही सकते हो। तो ऑब्वियसली आइसोलेट योरसेल्फ इफ इट ऑल यू थिंक देयर इज समथिंग रॉन्ग। ओमिक्रॉन को लेकर आए दिन दुनिया भर के लोगों को डराने वाली जानकारी आती रहती है, लेकिन आज जो नई स्टडी आई है उसे हर हिंदुस्तानी को ध्यान से सुनने और समझने की जरूरत है। मशहूर मेडिकल जर्नल द लैंसेट के अनुसार भारत की कोविशील्ड वैक्सीन से मिलने वाली इम्यूनिटी 3 महीने के बाद कम हो जाती है। आसान भाषा में अगर हम कहें तो कोविशील्ड कोरोना के सामने 3 महीने के बाद हथियार डालना शुरू कर देती है। हमारे देश के लोगों को अब तक लगाई गई कुल 139 करोड़ डोज में से करीब 90% डोज कोविशील्ड की है, जबकि 10% डोज कोवैक्सीन की। इस स्टडी को करने के लिए स्कॉटलैंड और ब्राजील के करीब 4 करोड़ 20 लाख लोगों के सैंपल लिए गए। इन सभी लोगों ने एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के दोनों डोजेस लिए थे। यहां हम आपको यह भी बता दें कि एस्ट्राजेनेका वैक्सीन को ही भारत में कोविशील्ड कहा जाता है। स्टडी में यह बात सामने आई कि गंभीर बीमारी से सुरक्षा देने के लिए दोनों डोज के साथ साथ बूस्टर डोज की भी जरूरत पड़ेगी। कई एक्सपर्ट्स के मन में यह प्रश्न है कि क्या बूस्टर डोज के लिए वैक्सीन के फेल होने वाली थ्योरी फैलाई जा रही है, क्योंकि ब्रिटेन में 40% लोगों को बूस्टर डोज लेने के बाद भी कोरोना बहुत तेजी से फैला। क्या दुनिया भर की वैक्सीन की 2 डोज ओमिक्रॉन के आगे फेल हो गई है? क्या मॉडर्ना, फाइजर के बाद एस्ट्राजेनेका वैक्सीन नए वेरिएंट के सामने मामूली हो रही है? अब क्या यह तय हो गया है कि बूस्टर डोज ही वायरस से बचाएगा? लेकिन दुनिया भर के आंकड़े तो कुछ और ही तस्वीर दिखा रहे हैं। ब्रिटेन में 12 साल से ज्यादा उम्र के 89% लोगों को वैक्सीन की पहली डोज मिल चुकी है और 81% से ज्यादा लोगों को अब तक दोनों खुराकें मिल गई हैं, जबकि 48% से ज्यादा बूस्टर शॉट ले चुके हैं। लेकिन इसके बाद भी रोजाना औसतन 90,000 केस आ रहे हैं। अब सवाल यह है कि वैक्सीन शरीर में कितनी कारगर साबित हो रही है। Everybody wants to know about the boosters, when it's needed, how often it's going to be needed, and so on. There are many factors which can influence this. One is the type of vaccine. We know that each vaccine has a slightly different performance, and longer follow-up is telling us about the efficacy of these vaccines, particularly in preventing severe disease, but also in preventing infection. For now, we believe that boosters may be needed for people who have weaker immune systems, the older individuals, the more vulnerable people. And whether a third dose of the vaccine is going to be it,
or whether there's going to be need for additional vaccines like influenza every year, every couple of years. It's too early to say it. ब्रिटेन की तरह अमेरिका में भी 73% लोगों को वैक्सीन की पहली डोज मिल चुकी है और 62% से ज्यादा लोगों को अब तक दोनों खुराकें मिल गई हैं। लेकिन इसके बाद भी रोजाना 1.5 लाख कोरोना के मरीज सामने आ रहे हैं। बेकाबू हो चुके कोरोना को लेकर अब सरकार बूस्टर डोज को अनिवार्य करने की तैयारी कर रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाया जा सके। लेकिन अमेरिका में करोड़ों लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अब तक दूसरी डोज नहीं लगवाई है, इसलिए एक बार फिर अमेरिका में कोरोना का अटैक हुआ है। One thing that's very clear, and there's no doubt about this, is his extraordinary capability of spreading, its transmissibility capability. It is just, raging through the world, really. And if you look even here in the United States, you have some regions that start off with a few percent of the isolates that are positive, now going up to 30, 40, in some places 50%. अमेरिका और ब्रिटेन की बिगड़ती स्थिति को देखकर वहां बूस्टर डोज की जरूरत आ पड़ी है, लेकिन कोई भी स्टडी अभी तक ये डेटा नहीं दे पाई है कि बूस्टर डोज लगने के बाद भी संक्रमण की स्पीड कम क्यों नहीं हो रही है। हालांकि भारत में अमेरिका और ब्रिटेन की तुलना में कोरोना केस की संख्या बहुत कम है। इसकी एक वजह वैक्सीनेशन भी है। भारत में करीब 134 करोड़ से ज्यादा डोज लग चुकी है, जिसमें पहली डोज 83 करोड़ के ऊपर जा चुकी है, जबकि दूसरी डोज का आंकड़ा भी 56 करोड़ के पार हो चुका है और अब बूस्टर डोज की चर्चा शुरू हो चुकी है। तीसरी डोज सरकार कह रही है बूस्टर। अब लैंसेट की एक स्टडी सामने आई जिसमें जो एस्ट्राजेनेका वैक्सीन है, कोविशील्ड भारत में जो लगाई जाती है, उसके 2 डोज के 3 महीने बाद इम्यूनिटी गिर रही है, एंटीबॉडीज गिर रही हैं, तो वो स्टडी में भी एक स्ट्रांग केस बनाया जा रहा है बूस्टर के लिए। क्या भारत को इस वक्त बूस्टर की जल्द से जल्द जरूरत है? देखिए, अगेन हमें एविडेंस चाहिए। कई बार क्या होता है, साइंस अलग हो जाता है। जब भी कमर्शियल इंटरेस्ट उस पर हावी होने लगता है तो साइंस जो है शायद कई बार सप्रेस होने लगता है, और हम लोगों का काम ही है कि साइंस को प्रोटेक्ट करना। एविडेंस बेस्ड मॉडर्न मेडिसिन एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है, और हमें जो है एविडेंस को ही महत्व देना चाहिए। ये नहीं कि बूस्टर सिर्फ सेक के लिए रहें, बूस्टर लगाने से क्या फायदा होगा। हमें डिमॉन्स्ट्रेट करना पड़ेगा कि बूस्टर लगाने से या तो इन्फेक्शन हम रोकने वाले हैं, या जो है बूस्टर लगाने से जो सीवियरिटी और डेथ रोकने वाले हैं, जो इस पॉपुलेशन में संभावनाएं ज्यादा है। तो हमें बताना पड़ेगा, जो लोग ये बता रहे हैं वो थोड़ा सा ये भी बता दें कि कितनी जो है सीवियरिटी हो रही है अभी, वैक्सीन लगाने के बाद, बूस्टर लगाने के बाद कितनी कम होगी। आप देखिए, करीब 40% से ज्यादा लोगों को थर्ड डोज बूस्टर यूके दे चुका है, फिर भी 1 लाख केसेस हो रहे हैं पर डे। तो बूस्टर जो है करके, जो ये लोग भी बोल रहे हैं कि थर्ड वेव को रोक लेंगे, अगर इन्फेक्शन नहीं रोकता है कोई भी वैक्सीन, तो यह जो है कैसे कोई किसी वेव को रोक लेगा। वेव को नहीं रोका जा सकता, उसके इम्पैक्ट को कम किया जा सकता है, क्योंकि सीवियरिटी और डेथ वैक्सीन कम करता है। बूस्टर डोज को लेकर कई उलझने हैं। देश में बूस्टर डोज को लेकर एक्सपर्ट्स की अलग अलग राय है। क्या बूस्टर डोज की वाकई जरूरत है, या ये वैक्सीन के विशाल बाजार का बुलबुला है? इसका दूसरा पहलू ये भी है कि अभी देश में 11% युवाओं ने वैक्सीन की एक भी डोज नहीं ली है, और ये आंकड़ा किसी भी सरकार को चिंता में डाल सकता है। सरकार के सामने प्राथमिकता डबल डोज वैक्सीनेशन की है, और इसमें वक्त लग सकता है, लेकिन कोविशील्ड पर आई नई स्टडी ने बूस्टर डोज की मांग तेज कर दी है। मिलन शर्मा, आज तक। हम में से बहुत सारे लोगों ने डबल डोज ले ली है, लेकिन क्या अब उसका असर कम हो रहा है? ये भी एक प्रश्न है, और ये भी एक संकट सरकार के सामने है। ओमिक्रॉन वेरिएंट हमारे देश के लिए कितना बड़ा खतरा है, ये बात जीनोम सीक्वेंसिंग टेस्ट से ही पता की जा सकती है। जिस तरह हर नागरिक की पहचान के लिए आधार कार्ड या वोटर कार्ड जैसे दूसरे पहचान पत्र हमारे देश में होते हैं, बिल्कुल उसी तरह से कोरोना वायरस की पहचान करने के लिए या ओमिक्रॉन वायरस की पहचान करने के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग टेस्ट होता है। मतलब यह हुआ कि नए ओमिक्रॉन वेरिएंट को समझने के लिए हमें जीनोम सीक्वेंसिंग टेस्ट की आवश्यकता पड़ती है, और यह बहुत जरूरी है। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह घोषणा की कि दिल्ली में आने वाले हर कोरोना मरीज की जीनोम सीक्वेंसिंग का टेस्ट हम आप करवाएंगे। इस बयान के बाद देश भर में जीनोम सीक्वेंसिंग टेस्ट को लेकर राज्य सरकारों पर एक दबाव बढ़ गया।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तो घोषणा करके चले गए, लेकिन आज हमने ये समझने का प्रयास किया, कोशिश की कि क्या हर कोरोना मरीज का जीनोम सीक्वेंसिंग का टेस्ट किया जा सकता है। ये बात कितनी प्रैक्टिकल है, ये टेस्ट कितना प्रैक्टिकल है, इतने सारे टेस्ट क्या हम कर पाएंगे। इसे समझने के लिए हमारे देश में जीनोम सीक्वेंसिंग की स्थिति को भी हमें बहुत अच्छी तरह से समझना होगा। जैसे हमारे देश भारत में फिलहाल 38 लैब जीनोम सीक्वेंसिंग लैब हैं, जिनमें हर दिन औसतन 1000 सैंपल्स की जांच की जा सकती है। मतलब यह हुआ कि हर महीने हम ज्यादा से ज्यादा 30,000, देश में रोजाना करीब 7,000 कोरोना के मरीज इस समय आ रहे हैं। इस संख्या की तुलना में हर मरीज का जीनोम सीक्वेंसिंग टेस्ट नहीं किया जा सकता। फिलहाल दिल्ली में मरीजों की संख्या औसतन 100 के पास है, इसलिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हर मरीज के जीनोम सीक्वेंसिंग टेस्ट का दावा कर सकते हैं। लेकिन केस बढ़ने पर अरविंद केजरीवाल का यह दावा फेल हो सकता है, जिसकी संभावना काफी ज्यादा है। और अब हमारे देश के लिए एक खुशखबरी। दुश्मन के लिए प्रलय ला सकने वाली भारत की नई स्वदेशी मिसाइल ने अपनी दस्तक दे दी है। डीआरडीओ ने जमीन से जमीन पर मार करने वाली प्रलय मिसाइल का सफल परीक्षण किया। ओडिशा के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम तट से इसकी पहली लॉन्चिंग कर दी गई और मिशन का हर लक्ष्य बिल्कुल सटीक था। अपनी टेस्ट फ्लाइट में प्रलय मिसाइल ने सटीक बैलिस्टिक ट्रेजेक्टरी पर अपने निशाना को लगाया और उसे भेदा। मिसाइल में कई नई तकनीक के कलपुर्जे लगाए गए। इनकी रेंज 150 से 500 किलोमीटर तक है। इसे मोबाइल लॉन्चर से फायर किया जा सकता है। और ये भारत के लिए खुशखबरी है, क्योंकि भारत के दुश्मन भारत की तरफ अब अगर आंख उठाकर देखेंगे तो प्रलय उनका इंतजार कर रही है। आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में पाकिस्तान के ढोंग का ढोल बज गया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने यह बात मान ली कि वित्तीय मदद पाने के लिए उनके देश ने 9/11 के बाद अफगानिस्तान में अमेरिका का साथ दिया। वैसे तो इमरान खान अभी भी अपने देश को पीड़ित बता रहे हैं और अपने पुराने दौर की विदेश नीति की असफलता को गिना रहे हैं, लेकिन सोचिए ये कैसी मजबूरी है कि इमरान खान आतंकवाद के विरुद्ध खुद अपनी पोल खोल रहे हैं। दो 2001 में आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान की कथित लड़ाई तत्कालीन हुक्मरान परवेज मुशर्रफ के ऐसे दावे के साथ शुरू हुई थी। Pakistan has been extending cooperation to international efforts to combat terrorism in the past and will continue to do so in the future. 2021 में आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान की कथित लड़ाई की पोलपट्टी मौजूदा प्रधानमंत्री इमरान खान के बयान से सामने आई है। इमरान खान का कबूलनामा है, अफगानिस्तान में अमेरिका का साथ पाकिस्तान ने डॉलर के लिए दिया। वैसे इमरान खान का यह बयान अभी क्यों आया, आइए समझने की कोशिश करते हैं। इमरान खान के नेतृत्व में पाकिस्तान अब कंगाली के कगार पर है। अर्जेंटीना के पाकिस्तानी दूतावास के हैंडल से इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा गया, हम JF-17 डील को गंवा सकते हैं। पाकिस्तान में राजनीतिक विकल्प पाकिस्तान पर भरोसे और विश्वसनीयता को फिर दिला सकता है। राजनयिक पाकिस्तान की नाकामियों की वजह नहीं हो सकते। इससे पहले सर्बिया में पाकिस्तानी दूतावास के ट्विटर हैंडल से तनख्वाह न मिलने का रोना रोया गया था। इमरान खान की सरकार लाख कहे कि उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स की हैकिंग हो गई, लेकिन पाकिस्तान के वित्तीय हाल पर पाकिस्तान के लोगों का असंतोष बाउंड्री पार कर चुका है, ये तो तय है। लेकिन जब पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था ठन ठन गोपाल है, तो शायद इमरान खान अपने देश को बता रहे हों कि पाकिस्तान ने भीख का कटोरा अभी नहीं पकड़ा। मंगलवार को पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के अधिकारियों के सामने इमरान खान का बयान था कि मुझे पता है कि 2001 में अमेरिका के आतंक के खिलाफ युद्ध में पाकिस्तान के शामिल होने का फैसला क्यों लिया गया। दुर्भाग्य से पाकिस्तान के लोगों के मद्देनजर फैसला नहीं हुआ। वजह वही थी जो 1980 के दशक में थी, जब हमने अफगान जिहाद में हिस्सा लिया। हम खुद जिम्मेदार हैं। हमने अपने देश की विश्वसनीयता को वित्तीय मदद के लिए दांव पर लगा दिया और ऐसी विदेश नीति बनाई जो रुपयों के लिए थी और जनहित के खिलाफ थी।
ये बयान इमरान खान की सोची समझी रणनीति का हिस्सा हो सकता है। एक और वित्तीय नाकामियों के लिए वो खुद का पल्ला झाड़ रहे हो सकते हैं, तो दूसरी ओर पाकिस्तान को अमेरिका के अफगान युद्ध का पीड़ित साबित करने की कोशिश कर रहे हों। इमरान खान पहले भी कह चुके हैं कि अमेरिका के आतंकवाद के खिलाफ युद्ध में पाकिस्तान का शामिल होने का फैसला भूल थी, क्योंकि इसमें पाकिस्तान को नुकसान हुआ। बहरहाल इमरान खान के बयानों के बाद दुनिया बस यही कह सकती है कि आतंकवाद से लड़ाई पर पाकिस्तानी कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। दिल्ली से गीता मोहन के साथ आज तक ब्यूरो। खबरदार में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिए। देखते रहिए आज